हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे कॉमर्स के चीतो। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सर्दियां शुरू हो गई हैं, अपने आप को ध्यान से रखो, बीमार होने का सीज़न आ गया है। आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 तक टिल स्टाफिंग हम लोगों ने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग, जिसके अंदर हमारे लिए मेन चीज़ है ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, यहाँ से इनिशिएट होगा एक्शन आपका। आप लोगों ने प्लानिंग में प्लान्स बना लिए, ऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, क्या क्या लोग लेके आने थे वो स्टाफिंग में कर लिए। अब उन लोगों को मोटिवेट करना है, उन लोगों को आगे लेके जाना है ताकि वो लोग आपके गोल्स को अचीव करें। ऑल राइट, चार हमको इसके फंक्शंस पढ़ने हैं डायरेक्टिंग के भी। अंदर जो चार एलिमेंट्स आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल राइट, सो एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग है क्या? सबसे पहले हमको डायरेक्टिंग के बारे में जानना जरूरी है। डायरेक्टिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज़ देखते हो, उसके अंदर हम देखते हैं डायरेक्टर होता है ना एक, ठीक है ना। हम बोलते हैं डायरेक्टर है, वो अपने एक्टर्स को बताता है भाई ऐसे करना है, ठीक है ना, ऐसे आप ये एक्ट करो, ऐसे ये प्रेजेंट करना है। टीचर आपकी हेल्प करता है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करो। सो ऑब्वियस ही बात है, हम देखते हैं हर जगह पे कोई ना कोई इंसान होता है जो हमको डायरेक्ट करता है ताकि हम लोग कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करें। सो डायरेक्टिंग वही चीज़ है। डायरेक्टिंग के अंदर काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, ऑल राइट, उसको बंदे को आपने कुछ भी लीडरशिप करनी है, उसके साथ उस बंदे को आपने गाइड करना है, उसको एज अ काउंसलर आपने बताना है, एज अ मेंटोर आपने बताना है। चाहे आप क्रिकेट देखो, वहाँ कोच होते हैं, वो सब इनको क्या बोलते हैं प्लेयर्स को, ताकि वो मैच जीतें, ताकि हमारे लिए वर्ल्ड कप लाए। ऑल राइट, सो वो सब है डायरेक्टिंग के अंदर, ठीक है। सो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है? अगर नॉर्मल सेंस में देखा जाए ना, अगर हम बोल रहे हैं एक नॉर्मल सेंस में बात करें, तो डायरेक्टिंग का सिंपल मतलब है इंस्ट्रक्शन देना और पीपल को गाइड करना ताकि वो अपना काम कर पाए। ऑल राइट, सो डायरेक्टिंग, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने, फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टिंग द आर्टिस्ट अबाउट हाउ दे शुड एक्ट इन द फिल्म। यहाँ लिखा टीचर ने डायरेक्ट किया स्टूडेंट को टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। दीज ऑल, इन सब सिचुएशंस के अंदर आप देखो कोई ना कोई गोल अचीव कर रहे हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ असाइनमेंट पूरी करने के लिए, उसके लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, असाइनमेंट पूरी हो रही है। होटल ओनर बोलता है अपने लोगों को कि भाई तुम अच्छे से काम करो, तो वो होटल को मैनेज कर रहा है, होटल के बिजनेस के लिए कर रहा है। फिल्म डायरेक्टर बोला ताकि उसकी फिल्म अच्छी दिखे, तो सब एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए है या प्री डिटरमाइंड गोल के लिए काम कर रहे हैं। ऑल राइट, अब डायरेक्टिंग का अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए, प्रोसेस of instructing, guiding, counseling, motivating, leading people in organization to achieve its objectives. ऑल राइट, डायरेक्टिंग इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भैया सिर्फ एक नॉर्मल कम्युनिकेशन की आप लोगों ने। इट्स जस्ट नॉट अ मियर कम्युनिकेशन। इसके अंदर आप देख रहे हो कि आप लोग उस इंसान को गाइड भी कर रहे हो, काउंसिल भी कर रहे हो, मोटिवेट भी कर रहे हो, उसके साथ लीड भी कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो। ये सब आपके लिए हो रहा है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि है क्या, कि डायरेक्टिंग है एक मैनेजरियल प्रोसेस है जो पूरी लाइफ चलते रहेगी। डायरेक्टिंग तो पूरी लाइफ चलते रहते हैं, ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी तो डायरेक्टिंग भी बंद होती है। डायरेक्टिंग का क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन में? अब जैसे हर जगह हर साल डायरेक्टर चेंज होता है, हर 2-3 साल बाद हर ऑर्गेनाइजेशन में से एप्पल ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, आप लोग भेल ले लो, BHEL भेल ले लो, NTPC ले लो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इसके अंदर डायरेक्टर चेंज हुआ तो डायरेक्टिंग बंद होगी? नहीं, डायरेक्टिंग, नया डायरेक्टर आता है नई तरीके से डायरेक्ट करता है। सो डायरेक्टिंग चलते रहती है। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो लाइफ टाइम चलते रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल राइट, एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग। ऑब्वियसली बात है, बंदे आप लेके आ गए, वहां तक बिठा दिया, अब उनको मोटिवेट करोगे, काउंसिल करोगे, मेंटर करोगे, उनको समझाओगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, भाई काम करो। सो यहां पर इनिशिएट हो रहा है आपका एक्शन। वो सब आपको हेल्प कर रहे थे एक्शन करने में, पहले 3 फंक्शंस। ये फंक्शन जो आया है ये बोल रहा है आपको काम करना है, और उसके लिए मोटिवेट करेगा। कम्युनिकेशन कैसे होनी है उसके लिए ये बताएगा, सुपरवाइज कैसे करना है उसके लिए ये बताएगा, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए उसके लिए ये बताएगा। ये चारों एलिमेंट्स हैं इसके। थ्रू डायरेक्टिंग मैनेजर्स टेल पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब कि कब क्या कैसे करना है वो डायरेक्टिंग बताता है। इनिशिएट करना एक्शन, इसने मेन बात वही है। बाकी हेल्प कर रहे हैं, ये करवा रहा है। ऑल राइट, सो
फीचर्स क्या है? सबसे पहला तो यही है, इनिशिएट कर रहा है एक्शन ये, कि हाँ भैया यहाँ पर आपने अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना है, यहाँ पर आप लोगों ने असली काम करना है। पहले आप लोगों ने गोल्स बना लिए थे प्लानिंग के अंदर, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया प्लान बनाना, ऑर्गेनाइजिंग हो गया स्ट्रक्चर को सेट करना, स्टाफिंग हो गया लोगों को लेके आना, यहाँ पर होता है काम। तो डायरेक्टिंग के अंदर इनिशिएट हो रहा है एक्शन आपका। ऑलराइट, दूसरा इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि ऑल परवेजिव है ये। आप ये भी लिख सकते हो, वो कैब अच्छी करेंगे कि हर लेवल पे, चाहे टॉप है, चाहे मिडल है, चाहे सुपरवाइजरी लेवल है, लोअर लेवल की बात कर रहा हूं मैं, उस तीनों जगहों पे इसका काम जरूरी है। डायरेक्टिंग हर जगह होता है। सुपरवाइजर अपने लोअर स्टाफ को बताता है, टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को बताता है, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को बताता है, लोअर मैनेजमेंट वाले सुपरवाइजर्स वाले जो है हमारे, वो जाके अपने असली वर्कर्स को बताते हैं तो कि हाँ भाई क्या गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सो ऑब्वियसली हर लेवल पे हो रहा है। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैंने आपको जैसे बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर आए, जो लीडर हैं वो चेंज होते हैं, हर कोई। हमारे देश को देखो, मनमोहन सिंह थे, मोदी साहब आ गए। अब मनमोहन सिंह चले गए, क्या उसके बाद देश नहीं चला? नहीं चला, मोदी साहब आ गए, वो और बेटर कर रहे हैं। इनके बाद जो आएगा वो और बेटर करेगा। सो डायरेक्टिंग कभी बंद नहीं होती, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब कि हाँ, इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स मे चेंज but the directing process continues because without direction the organizational activities cannot continue further। कि गोल्स ही नहीं अचीव करने के लिए काम करेगा तो कैसे चलेगी डायरेक्टिंग? उसके बाद बात कर रहा है ये फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टिंग मतलब कि अगर आपके उधर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, जहां पर भी है वहां पर मतलब कि एक टॉप लेवल और मिडिल लेवल का रिलेशनशिप बनता है, जहां पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बनता है, वहां पर डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कैसे चलेगी? ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्ट करना, वो टॉप वाला लोअर लेवल को दे सकता है ना, टॉप लेवल उसके ऊपर वाले को नहीं दे सकता। तो इसलिए वो ऊपर से नीचे चलती है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि टॉप लेवल पहले बोलेगा और बॉटम लेवल को बताएगा हायरार्की के अंदर कि एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस क्या? देखो इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये आप लोग मिक्स करके लिख सकते हो, इसके अंदर सेम चीज रहती है। बस फीचर्स के अंदर क्या रहता है, देखो जब भी आपको फीचर्स पूछे जाएं किसी क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट आर द फीचर्स, फीचर्स के अंदर आप उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी एडवांटेज और उसकी डिसएडवांटेज तीनों लिखोगे। फीचर्स में आप तीनों लिखते हो, तीनों को हाईलाइट करते हो। समझ लो, दो इंपॉर्टेंस के पॉइंट, दो एडवांटेजेस के पॉइंट, दो डिसएडवांटेज के पॉइंट। सो ऑब्वियसली बात, अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करूं मैं आपसे, इंपॉर्टेंस और फायदे जो हेल्प करते हैं अचीव करने, वो आप इकट्ठे लिख सकते हो, इसका ध्यान रखना। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? सबसे पहले तो इनिशिएट करता है एक्शन को, ये टेबल भी लाया, इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एफर्ट्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन करने में ये काम आता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो रिवीजन इससे टेबल से हो जाएगी, फिर आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड जब रिवीजन होती है उस समय इंसान टेबल पढ़ता है, क्योंकि आपको पता है अंदर के पॉइंटर क्या है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो आप लिख सकते हो। ऑलराइट, सो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये इनिशिएट करता है एक्शन को, कि हाँ भाई अटेनमेंट ऑफ गोल्स के लिए हेल्प करता है। इधर एग्जांपल लिखा है, इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज हिज डाउट्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव टारगेट्स। मतलब आसानी से टारगेट अचीव कर लेगा अगर उसको बताएगा वो। डायरेक्टिंग का ये काम है। दूसरा है, ये इंप्लॉय एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, मतलब इंडिविजुअल एफर्ट्स को, सबको इंडिविजुअल एफर्ट्स जो अपने अपने चीज के लिए लोग आए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वो सबको इंटीग्रेट करेगा, सबको जोड़ देता है, ताकि इजीली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमारे अचीव हो सके। मिलके काम करो, यूनिटी में काम करो, कॉपरेशन में काम करो, हार्मनी में काम करो, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल कन्विंस एम्प्लॉयज दैट इंडिविजुअल एंड टीम एफर्ट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। आप अपने हिसाब से करो, ठीक है, ताकि गोल अचीव हो। आपने अच्छा 100 यूनिट बोले आपको, अच्छा अब आज 30 बनाओगे, कल भी ऐसे बना, चलो ठीक है करो, बट ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। ये चीज आ गई। उसके बाद डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। देखो डायरेक्टिंग के अंदर इसका मतलब क्या है कि इंसान की अनटैप्ड एनर्जीज हैं, कुछ इंप्लॉयज की हर होती है, जिनको मतलब कि वो उनको खुद नहीं पता वो ये सब कर सकते हैं, इतना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सो उस जगह पे डायरेक्टिंग का आ जाता है। डायरेक्टिंग के अंदर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, एक और कंसेप्ट आता है आपके कम्युनिकेशन। ये जब चार मिल जाएंगे ना,
तो डायरेक्टिंग इतनी ईजी हो जाएगी, ये सब एफिशिएंटली चलेंगे ना कि सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है प्रॉपरली, गाइड कर रहा है, मोटिवेशन उनको मिल रही है, मोरल बूस्ट हो रहा है, तो वो लोग खुश होकर काम करते हैं। वो अपनी तरफ से और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हाँ यार मैं चाहता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन जितना अचीव ज़्यादा करेगी उस हिसाब से मेरी सैलरी ज़्यादा होगी, मेरे को फायदे ज़्यादा मिलेंगे, मेरा स्टेटस बेटर होगा, मुझको नॉन मॉनेटरी के साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, पर्क्स मिलेंगे मुझे, इंसेंटिव मिलेंगे मुझे, उस जगह बात करता है। उसके बाद बात करता है डायरेक्टिंग फैसिलिटेज इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। मतलब देखो हमारा बिजनेस वर्क करता है डायनामिक एनवायरनमेंट में, सारे कितने फैक्टर्स हमने पढ़े थे जो इतना हमको पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है हमारे, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स है हमारे, ये सब कितना इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। सो यहाँ पर डायरेक्टिंग क्या करता है, ये अगर आप लोगों को मोटिवेटेड रखोगे, अगर आप लोगों को अच्छे से सुपरवाइज करोगे, अगर आप उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, एफिशिएंट कम्युनिकेशन करते हो, उनकी बात सुनते हो, उनको उनका फीडबैक देते हो कि तुम यहाँ गलत हो, वहाँ पर चेंज को लाना मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाऊँ अपने, मैं बोलूँ भाई हम एक नया मेथड ला रहे हैं तुम काम करने का, वो सब बोलेंगे सर एक और नया मेथड, अब क्या करें हम लोग, सर हमें मुश्किल होती है, सर हम कितना कुछ करेंगे, हम यहाँ फंस जाते हैं सर। मैं उनको बोलूँगा देखो जो तुम्हारा काम 6 घंटे में होता है ना, उस मेथड की वजह से तुम्हारा काम 3.5-4 घंटे में हो जाएगा। दूसरा उसकी वजह से तुमको इजी क्या होगा, तुम्हारी हो सकता है मैं 2-2 हज़ार सैलरी बढ़ा दूँ क्योंकि ये नया है, और ट्रेनिंग थोड़ी सी कर लो इसके लिए। वो बोलते हैं सर ओके, यहाँ पर मोटिवेशन हुआ, यहाँ पर उनका मोरल बूस्ट हुआ कि मेरा काम जल्दी हो रहा है, मेरे को एफिशिएंटली मैं बेटर तरीके से काम कर सकता हूँ, वहाँ पर ये काम करता है डायरेक्टिंग। ऑलराइट, कि ये करता है इंट्रोडक्शन को चेंज लाना है आप लोगों ने, पीपल जो रेजिस्ट करते हैं उस इंट्रोडक्शन को, उसको हटाने में, रेजिस्टेंस को हटा देगा ये। ठीक है, यही एग्जांपल लिखा है मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग में हैव रेजिस्टेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ, बट इफ मैनेजर एक्सप्लेन्स the purpose, provides training and motivates with additional rewards, the employees may accept change and cooperate with manager। यही चीज लिखी है। उसके बाद स्टेबिलिटी लाता और बैलेंस लाता। अगर आप सब कुछ एफिशिएंटली कर रहे हो, अगर आपका ये सारा ऊपर वाले सारे पॉइंटर जो मैंने आपको बताए अच्छे से मोरल बूस्ट हो रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, लीडरशिप अच्छी चल रही है, सुपरविजन अच्छा चल रहा है, लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी तो रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो बैलेंस भी रहेगा, लोग चाहेंगे और अच्छा परफॉर्म करना। इस फॉस्टर्स कॉपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द पीपल, वो एक दूसरे से यूनिटी में काम करेंगे, कॉपरेशन में काम करेंगे, हार्मनी में काम करेंगे। तो ये सब है इंपॉर्टेंस। तो अगर मैं आपको बोलूं, इधर आप ये भी लिख सकते हो कि एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी लिख सकते हो, एक्शन तो बताया मैंने आपको, तो टोटल पॉइंट आपके पास 5 की जगह 8 बन जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर आपको, तो आपको 6 पॉइंट लिखना मैंडेटरी है, एक पॉइंट 1 मार्क्स का होता है। ऑलराइट, सो ये मत सोचना कि हाँ भाई 300 वर्ड्स में विद इन लिखना है, बट आपको 300 वर्ड्स को ऐसे लिखना है कि आपके 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से दिखे। ऑलराइट, ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 8 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पूछा जाता है कभी कभी आपको इसमें से पूछ लेगा एनी 3 बता दो, एनी 2 बता दो, तो इसको ध्यान में रखना भाई। लॉन्ग आंसर में आने के चांसेस कम होते हैं इसके, बट शॉर्ट आंसर्स में पक्का फंसेगा क्वेश्चन। अगर 3 नंबर का आ गया तो 2 लिखने पड़ते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, जो आपने हेनरी फ्योल के अगर 14 प्रिंसिपल्स आपको याद है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि डायरेक्टिंग क्या बोलता है कि इंडिविजुअल्स जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो बूस्टेड, उनका मोरल रहेगा, अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो अपनी पीक परफॉर्मेंस देंगे। इंडिविजुअल्स जो हैं वो खुशी खुशी अच्छे से काम करेंगे। अगर वो बेटर काम करते हैं, मैक्सिमम अपनी तरफ से देते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन भी इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सकती है कि हाँ भैया मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इट शुड ब्रिंग आउट अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि a good motivation plan with monetary and non-monetary rewards can motivate an employee to contribute his maximum efforts of the organization। अगर मैं बोलता हूँ भाई तेरे को मैं पे तो दे रहा हूँ, साथ में तेरे को अलाउंस भी एक्स्ट्रा दूंगा, तेरे को बोनस भी दूंगा, मैं हो सकता है को शेयर इन प्रॉफिट दे दूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, हो सकता है मैं तेरे को अवार्ड्स दूँ, तेरे की रिकॉग्निशन दूँ मैं तेरे को, ये सब उसको काम करेगा। अगर वो खुश है तो वो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर बात कर रहा है ये, कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। अब हमने पढ़ा था उसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से एक टाइम पे ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसको एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी और आपके डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगा। डुप्लीकेशन का मतलब आपको याद होगा, अगर बताया होगा, मैंने बताया हुआ था आपको
डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि हाँ भाई एक काम को दोबारा रिपीट करना। एक ने बोला ये कर, दूसरे ने भी सेम बोल दिया तो काम खराब हो गया। ऐड देखिए वो वाली, मम्मा मेरी पैंट थोड़ी सी नीचे से काट दो, लंबी हो गई है। मम्मा बोलती है मैं बिजी हूँ, वो बहन के पास जाता है, बहन मेरी पैंट थोड़ी सी लंबी हो गई, थोड़ा काट दे। वो बोलता है 1 इंच काट दे, 1 इंच वो उसको बोल देता है। बहन बोलती है मैं भी बिजी हूँ, पापा के पास जाता है, उस पापा को भी सेम बोलता है कि पापा 1 इंच लंबी हो गई है पैंट। वो बोलते हैं ठीक है मैं काट देता हूँ। तो अब उनको अच्छा से ना जागता है कि हमारा प्यार है, हमारा खून, हमारा बच्चा है, सारे 1-1 इंच काट देते हैं। पैंट जो बेचारी इतनी छोटी करनी थी वो इतनी छोटी हो जाती है। अब ये हो गया डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इजी हो गया समझना। 2 हो गए। तीसरा आ गया आपका यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 2 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी, फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रहता है कि आप लोगों को डेलिब्रेटली बना के दिया जाता है कि ये चेन ऑफ कमांड है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से आपने मतलब इसको रिपोर्ट करना है, वो आपको ऑर्डर देगा, ऐसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन इनफॉर्मल क्या क्या होता है, दोस्ती के ऊपर, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर अपने ग्रुप बनते हैं। वैसे ही एक प्रिंसिपल, इसके अंदर यही प्रिंसिपल है कि आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हो। एक लीडर हमारा एक जो डायरेक्शन दे रहा है आप लोगों को, वो यूज कर सकता है इनफॉर्मल ग्रुप्स को, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ हमको कमी है कहाँ नहीं। इनफॉर्मल ग्रुप कैंटीन में बात के बोलेंगे यार ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, तो वहां पर वो यूटिलाइज कर सकता है उसको कि हाँ यार, तो इनफॉर्मल ग्रुप का फायदा भी बहुत है। उसके बाद लीडरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप क्या है, डायरेक्ट करना अपने सबऑर्डिनेट्स को। मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन। जैसे कि कैप्टन है, इंडिया के टीम का कैप्टन, जैसे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के अंदर किया, T20 वर्ल्ड कप में उसने अपनी कैप्टनसी दिखाई, उसने एक लीडरशिप का रोल निभाया, मोटिवेट रखा, सबको कंधे नहीं गिरने दिए, जीत गई इंडिया। उसके बाद हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हाँ भैया इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। आप लोग ये करो, उन दोनों को मिला के चलो, उन दोनों को साथ में लेके चलो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। उसके गोल्स अचीव होंगे ना, आपके गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव होंगे। हो सकता है आप चाहते हो प्रमोशन, अच्छे से कंट्रीब्यूट करोगे, आप नोटिस होगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगी। आप चाहते हो रिकग्निशन, तारीफ होगी आपकी। आप चाहते हो अच्छी सैलरी, आपकी अच्छी सैलरी हो जाएगी। यहां पर भी चीजें देखो आप। सो द ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, लेकिन एम्प्लॉय चाहता है तो अट्रैक्टिव सैलरी, मॉनिटरी बेनिफिट्स। तो अगर गुड डायरेक्शन, गुड वे में डायरेक्शन होगी, उन लोगों को इतना समझा दिया जाएगा कि भैया देखो, अगर वर्क एफिशिएंसी, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स और वर्क एफिशिएंसी जो है हमारे, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो करोगे ये अपने आप आएगा, वर्क आपका एफिशिएंट होगा, आपको रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक, आप लोगों को एक अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। हो सकता है एक इंसान के लिए प्रमोशन सब कुछ हो सकता है दूसरे इंसान के लिए सैलरी बेटर होना बहुत कुछ हो। एक के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, एक के लिए रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको टेक्निक देखनी पड़ेगी कि भाई कौन से बंदे को कैसे मोटिवेट करना है, वो आपको ढूंढना जरूरी है। ऑलराइट। उसके बाद मैनेजरियल की कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। कि देखो कम्युनिकेशन बोलना बहुत आसान है, बट आप कम्युनिकेट करते हो जब, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। कम्युनिकेशन इज नॉट अ इजी थिंग, तो आपको बेटर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अगर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, एक अटेंटिव लिसनर चाहिए। ऑलराइट। आप लोगों को उसको समझना चाहिए, आपका मैसेज जो कन्वे आप करना चाहते हो, उसी मीनिंग में, जिस मीनिंग में आप कन्वे करना चाहते हो, जिस मीनिंग में उसको बताना चाहते हो, वो जरूरी है। ये नहीं है ना कि हाँ भाई बॉस ऐसे बैठा हुआ कुर्सी पे, फाइल आगे पड़ी, एम्प्लॉय अपना दुखड़ा सुना रहा है, अपना रोना सुना रहा है, बॉस उसको अनसुना कर, बॉस ने सुना नहीं, वो ध्यान से नहीं सुना, बॉस ने नहीं सुना, अब बॉस अपनी फाइल में बिजी है, लेकिन एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होकर चला गया, मेरी बात सुना ही नहीं इस बॉस ने। ये नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट में फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू क्या है, फॉलो थ्रू ये नहीं है, देखो डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको बता दिया, जो आपने बताया है क्या वो लोग वो फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करके दो कि हाँ भाई उनका अचीव गोल वो अचीव करने में हेल्पफुल हो उनके, तो फॉलो थ्रू जरूरी है। फॉलो थ्रू के अंदर क्या होता है, आप लोगों को ना फीडबैक लेना जरूरी है, आप लोगों को देखना जरूरी है क्या वो कर रहे हैं, क्या वो चीज़ जो हमने बोली है दैट इज हेल्पिंग देम, वो अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, उन जो हमने मोटिवेशन दी है, जो हमने उनका मोराल बूस्ट किया, क्या वो पॉजिटिव साइड में लग रहा है। यहां पर फॉलो थ्रू का काम आता है कि हाँ भाई ऑर्डर देना जरूरी, ऑर्डर देना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, आप लोगों को रिव्यू करना जरूरी है, फीडबैक लेना जरूरी है, क्या कर रहे हो भैया। ऑलराइट। अब आगे हम एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स के अंदर से क्वेश्चन बनता है, ये मैं अभी बता रहा हूं। ऑलराइट।
जिसको मैं सावधान इंडिया बोल लूँ मार्क कर लेना। 4 एलिमेंट्स है, 2 आज करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सुपरविजन और मोटिवेशन को, एक लीडरशिप है, कम्युनिकेशन भी है। ऑलराइट, सो एलिमेंट्स क्या है, देखो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स बता दो डायरेक्शन के। पहले आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन की डेफिनेशन लिखोगे। डायरेक्शन क्या होता है, गाइडिंग, कोचिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि देखो सुपरवाइजर क्या करता है, वो उनको बताता है कैसे मशीन यूज करनी है। आप किसी इंजीनियरिंग साइड पे जाओगे ना, वहां पर इंजीनियर होगा ना, वो बताएगा भाई प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, वो सुन ले, लग झक जाएगी बाद में क्या करेगा। तो ये जो टीचर उसको अगर आप मेरे पास आओगे, मैं बोलूंगा कैसे रिवाइज करना है, मैं आपको बताऊंगा भाई मेरा सिंपल रूल है 3-2-1 का। तो ये चीजें जो हैं उसको देखना जरूरी है। ऑलराइट, ऑल एक्टिविटीज ये जो है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स है आपके सुपरविजन। आज हम ये पढ़ेंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन। एक आता है आपका लीडरशिप, एक आता है कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सो आज हम पढ़ेंगे पहले वाले 2। चलो भाई, अब सुपरविजन को ना, अगर देखो सुपरविजन का मतलब देखो, अब जो सुपरविजन है, सुपरविजन का मतलब आप सिंपली बोलोगे सर जो बंदा सुपरवाइज करता है वो सुपरविजन कहलाता है। लेकिन सुपरविजन के 2 मतलब है, इट हैज 2 मीनिंग्स। पहला मतलब है कि इट इज अ फंक्शन, ऑलराइट, इट इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। दूसरा है कि फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइजर। अगर फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर की बात करूं मैं, तो उसके अंदर सिंपल सा लॉजिक लगा लो, जो देखो सुपरवाइजर कौन है, जो सबसे लोअर लेवल पे होता है, उसके सब कुछ उसके साथ ना वही सारे ऑर्डर देता है, वो वर्कर के साथ डे टू डे कॉन्टैक्ट में रहता है, वो मेंटेन करता है रिलेशंस को ताकि गोल अचीव हो जाए। तो उसका जो रिलेशन है विद द वर्कर्स, विद द इमीडिएट लेवल, जो उसके नीचे लोग काम करते हैं, वो बाकियों का नहीं है, जो टॉप लेवल में मैनेजर्स है। तो वहां पर एक सुपरवाइजर का एक फंक्शन आ गया कि वो सुपरविजन करता है। दूसरा आता है कि वो डायरेक्टिंग एलिमेंट कैसे, देखो एक जो सुपरवाइजर है वो सबसे पहले डायरेक्ट करे अपने सबऑर्डिनेट्स को कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या होता है, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, कि आप उनको देखो, ओवरसी करो, उनको ध्यान से देखो, उनको नोटिस करो क्या काम कर रहे हैं वो लोग, क्या वो सही तरीके काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो हेल्प कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है उसको सॉल्व करो। उनको कोई दुख है तो उनको ऊपर टॉप मैनेजमेंट को सुनाओ, टॉप मैनेजमेंट वाले उनका कोई दुख है तो इधर सुनाओ, तो वो लिंक की तरह भी काम कर रहे हैं। सो सुपरविजन की 2 मीनिंग है, एक है डायरेक्टिंग की तरह, एक है जो सुपरवाइजर करता है उसकी तरह। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंस है कि डे टू डे कॉन्टैक्ट में फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते हैं वर्कर के साथ, जो आपका काम करते हैं, मेन काम करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं वो लोग। ऑलराइट, ही एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द वर्कर्स। समझाता हूं उनको भैया कैसे काम करो। दूसरा लिंक है ये वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, कैसे वर्कर को कोई प्रॉब्लम है टॉप मैनेजमेंट को सुनाता है, टॉप मैनेजमेंट को कोई गोल बताना है वो उसके थ्रू बताएंगे, वर्कर को पता चलेगा। तो ये लिंक है। और लिंक का मतलब है ये देखो मैनेजमेंट है ये वर्कर्स है, बीच में सुपरवाइजर। तो ये आपके एरो पता कैसे बनते हैं, ऐसे देखो, एक ऐसे चलता है एरो, एक चलता है वर्कर से सुपरवाइजर से मैनेजर। ऑलराइट, तो ये लिंक है। तीसरा है ये ग्रुप की यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, कैसे, अगर कोई इंटरनल डिफरेंसेस है उनको सॉल्व करेगा। उसके बाद ये इंश्योर करता है परफॉर्मेंस की रेगुलरली हो रही है, टारगेट जो सेट किए थे वो अचीव होने में हेल्प हो रहे हैं, गोल्स हमारे अचीव होने में हम तरफ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो भी ये बताता है। उसके साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमने पढ़े थे पहले, पिछले चैप्टर में हमने पढ़े, और एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं उसके मेथड्स, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड आप कमेंट डाउन करेंगे, मुझे बताओ, लिख के दो, सिर्फ नाम लिख के देने हैं, मुझे पूरी सुननी नहीं है, सिर्फ नाम लिख के दो। आपको मैंने देखो 5 मेथड मिनिमम पता होने चाहिए, 4 थे 4 लिखो, 3 पर याद है 3 लिखो, नो चीटिंग। उसके बाद सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज कैन इन्फ्लुएंस द वर्कर्स, कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हाँ भाई कोई चेंज लाना है तो वो उसको बता सकता है, ठीक है ना। यहाँ से वो माइंड गेम्स के अंदर खेल सकता है कि हाँ भैया आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी तरफ कि ये काम ऐसे अचीव करेगा तो इजीली हो जाएगा, इन्फ्लुएंस करना। लास्टली वो एनालाइज करता है वर्क जो परफॉर्म किया है, देखो जिसने काम किया वो तो एनालाइज कर रहा है, वो उसको देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, ओवरसी कर रहा है रेगुलरली, लेकिन उनको फीडबैक भी देना है, वर्कर्स को फीडबैक देना जरूरी है, उनको बताना है कि कहाँ तुम लैग कर रहे हो, कहाँ तुम बेटर हो, कहाँ तुम्हें और बेटर कर सकते हैं, यहाँ से तुम इस जगह पे जाओगे तो यहाँ फंस जाओगे, ये सब सुपरवाइजर कर। ऑलराइट, मोटिवेशन, सेकंड एलिमेंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है,
आप बोलोगे अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए, साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं मोटिवेशन सिंपल सा वो बोलते हैं, ऐसी कोई चीज़ स्टिमुलेट करती है लोगों को कि वो खुद ही काम करें, वॉलेंटरली वो काम करना चाहते हैं, वो नॉर्मल उनके लिए मोटिवेशन। उनको थोड़ा सा बूस्ट अप दे दो कि हाँ भाई चल, कि वो खुद ही बोलते हैं यार, मैं उसको बोल दूंगा यार तेरे को भूख लगी है, एक इंसान को भूख लगी है, उसके लिए वो ढूंढेगा खाना खाने के लिए, तो वो क्या है मोटिवेशन, क्या है भूख, खाना, फूड, तो वो बाहर जा रहा है। एक बंदे को स्टेटस चाहिए, उसके लिए वो काम कर रहा है, रिकग्निशन चाहिए, उसके लिए काम कर रहा है वो, तो वो उसको स्टेटस की भूख है, स्टेटस के लिए वो जा रहा है पीछे, उसके लिए वो काम करेगा खुद ही, यहाँ पे मैं इसको बेटर तरीके से करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा। तो वॉलेंटरीली साइकोलॉजी बोलते हैं कि वॉलेंटरीली कोई लोग करना चाहते हैं काम, उसको मोटिवेशन बोलते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि इंड्यूसमेंट, इंसाइटमेंट करना टू एक्ट और मूव, ये हमारा साइकोलॉजिस्ट का कहना है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन गोल, कि हाँ भैया तुम लोग एक सर्टन बिहेवियर तुम्हारा है जो ये हेल्प करेगा हमारे गोल्स अचीव करने में, उस तरीके से उनको बताना सबऑर्डिनेट्स को, वो मोटिवेशन है। इसके लिए विलियम जी स्काउट जी ने बोला है हमारे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्स गोल्स। वेरी इजी डेफिनेशन, वेरी इजी। चार वैसे सबसे जो आसान लगती है मुझे वो लिख बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि उसके अंदर सारा मीनिंग है। 4 लाइनों की डेफिनेशन जरूरी नहीं आप लिखो, अगर आप विलियम जी स्काउट की डेफिनेशन भी लिख के आते हो तब भी आपको उतने ही मार्क्स फेच होंगे। बेटर डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना अच्छा इंप्रेशन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। जितना इंसान मोटिवेटेड रहेगा उतना वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। आप उसको रेगुलरली मोटिवेट करते रहोगे ना, उसको बुलाओगे, उसको रिवॉर्ड्स दोगे ना, तो इंसान अच्छे से काम करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन के अंदर 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। डिफरेंस पूछ लेते हैं, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर में क्या फर्क है। ऑलराइट, मोटिव क्या है, मोटिव इज ए इनर स्टेट। मोटिव मेरी अर्ज है, मेरी डिजायर है, मैं ये करना चाहता हूं, वो मेरे अंदर से आएगी। इनर स्टेट है मेरी कि हाँ यार मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, वो मेरी इनर स्टेट है। मेरी डिज़ायर है कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे 12th में अच्छे मार्क्स, मेरे जो बैच के बच्चे वो अच्छे मार्क्स स्कोर करें, सारे बच्चे मार्क्स स्कोर अच्छे करें, ठीक है, 12th वाले। सो वो मेरी इनर अर्ज है, मेरा डिज़ायर है, इनर फीलिंग है मेरी, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे उसके लिए क्या हो रहा है, अब मेरे दिमाग में वो जग गई ना चीज़, मेरे दिमाग में वो आ गया है मोटिव। अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए, तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। उसकी वजह से मैं रेस्टलेसनेस फील कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार फंस गया यार, क्या करूँ यार, मुश्किल हो रही, तो उसकी वजह से मैं खुद उठा, मैंने उसके लिए काम किया। वो एक मोटिव है मेरे लिए कि इट इज़ अ इनर फीलिंग, इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज, मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स। अराइजेज कहाँ से, आउट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मेरी नीड की वजह से अराइज हुआ है ये। रियलाइजेशन की वजह से रेस्टलेसनेस आती है। अगर आपको रियलाइज हो गया ना कि मोटिव की हाँ भाई मुझे ये करना है, तो आपको ना रेस्टलेसनेस होगी यार, बोलोगे यार यार यार, जैसे आपका पेपर के समय आपको होता है ना यार ये एक टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक नहीं समझ आया मेरे को, उसकी वजह से कोई इरिटेशन होती है कि पूरा चैप्टर समझ आ गया, 40 टॉपिक पढ़ लिए, एक टॉपिक रह गया। फिर आप अपने दोस्तों से पूछते हो यार मुझे बता कैसे करना, टीचर से पूछते हो यार यहाँ कन्फ्यूजन आ रही, वो रेस्टलेसनेस आई आपके अंदर, उसकी वजह से इंडिविजुअल ने हम एक्शन लिया कि आखिर वो चीज़ खत्म हो। जैसे कि नीड ऑफ फूड कॉजेज हंगर एंड मैन सर्चेज फॉर फूड। इसके एग्जांपल कंफर्ट भी आ सकता है, स्टेटस, रिकॉग्निशन, थर्स्ट, सिक्योरिटी, ये सारे एग्जांपल हैं। उसी जगह मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस कि स्टिमुलेट किया मैंने इंसान को ताकि वो इस सर्टन बिहेवियर को फॉलो करेगा, उसकी वजह से वो गोल्स अचीव कर सकता है, वो एक मोटिवेशन है। डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द पीपल। देखो ये किस पे डिपेंड, वो डिपेंड किया मेरे इनर कॉन्शियसनेस पे, इनर दिमाग पे, ये डिपेंड किया है मेरे सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ भाई अब मैं सेटिस्फाई करने जाना चाहता हूँ लोगों को। उसके बाद मोटिवेटर जो टेक्निक है जो लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि सैलरी पे, बोनस, ठीक है, रिकग्निशन, स्टेटस, प्रमोशन, ये सब जो चीजें आती हैं ये है मोटिवेटर। और ताकि एक टेक्निक है जो लोग, जिनको देखो मोटिव जगह, टेक्निक है, मेरे मोटिव जग गया, मेरे दिमाग में मोटिवेशन आ रही है, मोटिवेशन के अंदर मेरे दिमाग में आएगा यार स्टेटस आएगा, रिकग्निशन आएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, तो ये तीनों साइड बाय साइड चलते हैं। ये एक ही कमरे के 3 खिड़कियां हैं लेकिन इन सबका महत्व अलग अलग है, ये याद रखना। तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। फीचर्स,
सबसे पहला फीचर इंटरनल फीलिंग है, ये इनर अर्ज है, एस्पिरेशंस है मेरी, मेरे इनर फीलिंग है, इनर ड्राइव्स है मेरी, ठीक है, इनर डिजायर्स है मेरे, उसकी वजह से मोटिवेशन। कि जैसे कि पीपल हैव अर्ज और डिजायर ऑफ पोजेसिंग अ बाइक, कंफर्टेबल हाउस, रेपुटेशन इन सोसाइटी एक्सेट्रा। इनर फीलिंग है ना मोटिवेशन, तो आपको दूसरे को देख के आपके अंदर जगती है ना, ये चीज है मोटिवेशन। दूसरा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको, मोटिवेशन एक बंदे के लिए है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए। अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। वो बोलेगा मैं अच्छा काम करूंगा, मैं और बेटर काम करूंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा, तो दिखेगा मोटिवेटेड है, दिखेगा लोगों को यार अच्छे से काम करो, उसको प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन जो है, जो मतलब मोटिवेशन है आपका, ये आपका एक किस्म से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को बाहर लेके आता है ताकि आप और बेटर परफॉर्म करो। तीसरा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब कि मैं सैलरी, बोनस उसको देता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस देता हूँ अपने एम्प्लॉय को, या मैं उसको बोलता हूँ कि भाई और बेटर परफॉर्म करेगा तो और रिकॉग्निशन दूंगा तेरे को। पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन कि हाँ भाई तेरा बोनस कट, तू छुट्टियां बड़ी मारता, तेरा काम नहीं मन नहीं लगता काम करने में, ये कट, इंसेंटिव तेरा बंद। ये नेगेटिव मोटिवेशन है कि हाँ भाई, फिर इंसान के अंदर देखो नेगेटिव मोटिवेशन कहाँ इंसान को फायदा होता है, फिर वो देखेगा कि यार मेरे को उसी काम करने के 20,000 मिल रहे हैं और मेरे दूसरा इंसान है जो उसी काम वही काम वो भी कर रहा है, सेम पोजीशन पे है, उसको 40 मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। उसको देख के आपको इनर फीलिंग वापस जगेगी, आप वापस मोटिवेटेड फील करोगे, आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। ऑलराइट, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मोटिवेशन सबके लिए अलग मायने रखती है। मेरे लिए हो सकता है पैसा मायने रखता हो, आपके लिए हो सकता है स्टेटस, किसी के लिए हो सकता है रिकग्निशन। सो अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनकी अलग अलग मोटिवेटर्स हैं, तो वो सब अलग अलग चलते हैं। उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बन जाता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हो आप, हर ह्यूमन का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कैसे वो मोटिवेट होना पसंद करता है। ऑलराइट, मोटिवेशन की प्रोसेस, इस टेबल को दिमाग में डाल लो। देखो मोटिवेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं सुबह काम के लिए आया इधर ऑफिस में, ठीक है, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कर दिया, स्किप कर दिया। अभी तो मेरे को इतनी भूख नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी एनर्जी एक टाइम होगा थोड़ी खत्म होगी, एक टाइम आएगा मुझे भूख लगना शुरू हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख होगी। अब अनसेटिस्फाइड नीड है मेरे दिमाग में, फूड। उसकी वजह से मेरे सर में दर्द होगा, मैं बोलूंगा यार भूख लगी है, क्या करूं, टेंशन डल जाएगी दिमाग में, खाम खा का मेरे सिर का ना दिमाग का दही हो जाएगा। मैं बोलूंगा यार एनर्जी भी नहीं है, सर में दर्द भी हो रहा है, तो टेंशन ही क्रिएट होगी। टेंशन क्रिएट हुई, मेरे अंदर इच्छा जगी अब मैं खाना खाऊं, तो मेरे अंदर एक अर्ज जगी, मेरे अंदर डिजायर आ गया, मेरे अंदर एक ड्राइव आ गई कि अब मैं खाना खाना है मैंने, कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, मेरे में ताकत ही नहीं है। अच्छा ठीक, ड्राइव जग गई सर, ड्राइव जग गई, फिर मैं क्या करूंगा, सर्च शुरू करूंगा फूड की। सर्च बिहेवियर आएगा कि अब मैं फूड को तलाश में जाऊंगा, मैं बोलूंगा खाना खाना है मैंने भैया, मैं फूड की तलाश में गया बाहर, इतना चला, फिर जाके मेरे को फूड कहीं मिला, ठीक है, मैंने उसको खाया, दाल सब्जी रोटी जो खाया मैंने खाया, मैंने सर्च किया, भूख खत्म, सेटिस्फाई अपनी फूड की नीड की मैंने, जैसे मेरी नीड सेटिस्फाई मेरी टेंशन रिड्यूस हो गई। सो दिस इज अ मोटिवेशन प्रोसेस कि हाँ भाई वो अनसेटिस्फाइड नीड से शुरू होती है और टेंशन रिलीफ खत्म होने तक स्टार्ट रहती है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकेगी नहीं, कॉम्प्लेक्स है लेकिन कंटिन्यूस है। हो सकता है किसी को दाल चावल नहीं, किसी को छोले भटूरे खाने की अर्ज है, हो सकता है किसी को चने कुलचे खाने की अर्ज है, हो सकता है किसी को डोसा खाने की अर्ज है, वैसे ही। तो कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अर्जीज है, अपनी अपनी डिजायर्स है। कॉन्टिन्यूस है क्योंकि सब लोग ये चीज फॉलो करते हैं, ऑल परवेसिव चीज है। मोर द मोटिवेटेड पर्सन द मोर ही विल हेल्प यू टू अचीव द गोल्स। ऑलराइट, तो मोटिवेशन प्रोसेस क्या है, एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट्स टेंशन व्हिच स्टिमुलेट्स हिज ड्राइव्स, these drive generate a search behavior to satisfy such need. If such need is satisfied, the individual is relieved from tension, टेंशन खत्म हो जाती है। यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, इसको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है सर मोटिवेशन की, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस बेनिफिट आप लेके चलो, क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा मोटिवेशन का क्या है, ये आपकी परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करेगा भैया। इंडिविजुअल जितना मोटिवेट होगा उतना ही ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस लेवल बेटर होगी, उतना ही वो खुश होगा।
जितना एम्प्लॉय खुश होगा उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करेगा, उतनी ऑर्गेनाइजेशन खुश होगी क्योंकि उसके गोल्स अचीव होने में ईजी हो गया। सो यहाँ पर मोटिवेशन का बहुत काम आता है। यहाँ भैया परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। गुड मोटिवेशन हेल्प्स टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एज मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑलराइट, दूसरी बात ये करता है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, उसको काम करने में मजा नहीं आता, वो बोलता है यार बड़ा बोरिंग काम है, ही इज वेरी इरिटेटेड विद द वर्क। अगर उसका मैनेजर उसको प्रॉपरली मोटिवेट करता है, उसको नए नए तरीके बताता है काम करने के, उसको बूस्ट करता है उसका मोराल, उसको रिवॉर्ड्स देता है, बोलता है, तो वो अपने आप उसके अंदर थोड़ी इच्छा जागेगी काम करने की, तो वो खुद ही मोटिवेटेड फील करेगा कि यार मैं काम पे जाऊंगा तो मुझे कोई रिवॉर्ड मिलने का चांस है, मेरी सैलरी, मेरे अलाउंस, मेरे वर्क, मेरे को एक्स्ट्रा वर्क करने के पैसे मिलेंगे। वहाँ पर जो नेगेटिव एटीट्यूड था एम्प्लॉय का, जिसको काम करने में मजा नहीं आ रहा था, अब वो पॉजिटिव में बदल गया, वो काम करने में आना चाहता है ताकि उसके रिवॉर्ड्स उसको मिल रहे हैं, उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसको स्टेटस मिल रहा है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आने में हेल्प करता है मोटिवेशन। ऑलराइट, तीसरा एम्प्लॉय का टर्नओवर खत्म करता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? देखो दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है टर्नओवर, एक होता है एब्सेंटिज्म। एब्सेंट होना ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब दो पॉइंट्स लिखे, टर्नओवर, एब्सेंट। टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो वो एम्प्लॉय का टर्नओवर है, उसने यहां काम छोड़ा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। एब्सेंट का मतलब है छुट्टी मारी उसने। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वो काम पे आना पसंद करेगा, उसको काम करने में मजा आएगा, तो ऑब्वियस बात है छुट्टी नहीं मारेगा, काम आना उसको पसंद हो गया। छुट्टी मारने वाला पॉइंट समझ आ गया, एब्सेंटिज्म नहीं है। दूसरा होता है कि अगर देखो, अगर उसको मजा नहीं आ रहा, वो मोटिवेटेड तब भी फील नहीं कर पाया, वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी तो ऑर्गेनाइजेशन को वापस क्या करना पड़ेगा? वापस रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, ट्रेनिंग देनी है, और पैसा खर्च होगा। पैसा ज्यादा खर्च होगा तो ये तो वेस्ट हो गया सारा कुछ, मेरा तो पहले वाला सारा वेस्ट हो गया। तो इसलिए अगर इंप्लॉयज मोटिवेटेड है, बूस्टेड है, मोरल उनका अच्छा है, वो काम करने में खुशी मिलती है, उनको मजा आ रहा है, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, सब कुछ, कलीग्स अच्छे हैं, सुपीरियर अच्छे हैं, उसके मैनेजर अच्छे हैं उसके, तो वो छुट्टी भी नहीं मारेगा और वो छोड़ के भी नहीं जाएगा। अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ेगा और टैलेंटेड इंप्लॉय अपने पास रहेगा। लेकिन छुट्टी मारेगा तो फंस जाएंगे, काम छोड़ देगा तो फंस जाएंगे। ऑलराइट, ये दो पॉइंट्स थे कि हाँ भैया टर्नओवर और एब्सेंटिज्म। अब देखो एब्सेंट एम्प्लॉय कब होगा? वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं है, सुपरवाइजर अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, कलीग्स अच्छे नहीं है, ठीक है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर छुट्टी मार लेता है एम्प्लॉय, बोलता है नहीं यार मैं इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ, जितना काम कराते हो पैसे उतना दो, ये चीज़। उसके बाद मोटिवेशन हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। मैक्सिमम पॉइंट सुपरविजन। देखो सुपरविजन, अभी आप मोटिवेशन, आगे आपने लीडरशिप पढ़नी है, उसके बाद आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन। सब में ये पॉइंट रहेगा कि जितना बेटर एफिशिएंट सिस्टम रहेगा ना डायरेक्शन का, जितना बेटर सिस्टम रहेगा, आपके चेंजेस इजीली आप आपके चेंजेस इजीली आप बना सकते हो कि हाँ भाई कोई डिफिकल्ट है, कोई रजिस्ट कर रहा है चेंज को, वो नहीं करेगा, उसको मोटिवेट किया हुआ आपने, सुपरवाइजर भी वही कर रहा है, लीडर भी वही कर रहा है, और कम्युनिकेटर भी वही कर रहा है। ऑलराइट, विदाउट मच रेजिस्टेंस फॉर एनी चेंज इंट्रोड्यूस्ड देयर मे बी रेजिस्टेंस। पहले तो रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन अगर बूस्टेड कन्विंस करें एम्प्लॉयज को कि एडिशनल रिवॉर्ड्स लाएगा, उनको मोटिवेट करेंगे, तो आराम से एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को। ठीक है सर, यहां तक समझ गए। अब आ गया आपका मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया। ये थ्योरी आपका ना एमबीए तक पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। सबसे बेसिक थ्योरी है मोटिवेशन की। एक बंदा था हमारा मास्लो साहब, हमारे अब्राहम मास्लो, उन्होंने एक ना पब्लिक का पेपर आया था 1940s के अंदर, उन्होंने उसके साथ एक थ्योरी बनाई, आउटलाइन किया उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो मोटिवेशन में काम आते हैं। तो उन्होंने बोला कुछ 5 नीड्स है इंसान की जिसकी वजह से इंसान मोटिवेटेड फील करता है। इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी बहुत किया उनको, वो भी मैं बताऊंगा आपको पॉइंट्स, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी आपको मैं पॉइंट बताऊंगा एक दो। लेकिन ये दिमाग रखो, देखो 5 नीड्स है एम्प्लॉय के। पहली नीड आती है एम्प्लॉय की सबसे बेसिक नीड, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हो। ध्यान से वर्ड सुनो, मैं बोल रहा हूँ फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड। रोटी कपड़ा मकान भूख, जिसके लिए लोग पागल होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं तो सैलरी, जिसके लिए लोग जिगे या काम करने। तो ये कुछ होती है पहले बेसिक नीड्स। जब उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है, फिर वो अगली नीड की तरफ बढ़ता है, वो है उसके लिए सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी। ये जैसे पेंशन फंड है, पेंशन मिलती है ना एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सेफ्टी है उसके लिए, ठीक है ना। बाद में इंश्योरेंस कोई दे दी, ठीक है ना, कोई उसने मेडिकल इंश्योरेंस कराई है,
ये सब जो है, हाउस इंश्योरेंस कराई हुई है, ये उसको सिक्योरिटी, जब उसकी सिक्योरिटी नीड्स भी पूरी हो जाती है ना, फिर वो जाता है हमारा सोशल नीड्स पे, जिसको हम बिलोंगिंगनेस बोलते हैं, अफेक्शन बोलते हैं, दोस्ती बोलते हैं, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है ना, रिलेशनशिप्स, मैरिज, लव, ये सब उसके बाद आते हैं। आपके सर पे रोटी कपड़ा मकान है, आपको लगता है आप सिक्योर हो, फिर आप प्यार मोहब्बत में घुस जाते हो। जब आपको लगता है कि आपके बिलोंगिंगनेस नीड्स, जो प्यार वाली नीड्स है ना, फिर आप जाते हो एस्टीम के ऊपर। एस्टीम का मतलब क्या है? स्टेटस, रिकॉग्निशन, मैं कौन हूं। अब लड़की की शादी करने बाप पूछता है लड़के का, लड़का क्या करता है भाई? रिकॉग्निशन, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, आपका क्या करते हो, ठीक है ना, क्या रिकॉग्निशन है आपकी, क्या रिलेशनशिप्स आपके, ये थोड़ी है कि हाँ भाई प्यार से चल जाएगा, क्या कमाते हो भैया, एस्टीम पे पहुंच गए। जब एस्टीम, ये सब कुछ देखो, 4 नीड्स हमारी ना, ये जो 4 नीड्स है ना हर कोई अचीव करता है। एक आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो इंसान, मतलब कि वो ऐसी नीड्स होती है जब इंसान ये सब अचीव कर लेता है, इंसान बोलता है अब मैं अपने मन की करता हूँ, जो मेरे सपने अधूरे रह गए थे ना, अब मैं उसको फुलफिल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि कोई इंसान है, उसने सब अचीव कर लिया, बहुत पैसा है, रिकग्निशन है, जेफ बेजोस, अब वो बोलता है मुझे गिटार सीखना। बिल गेट्स बोलते हैं भाई साहब मुझे सिंगिंग करनी, मेरा बचपन का शौक है। सो यहां पर वो आगे आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे, मतलब कि हायर, मतलब कि टॉप पे। आप इस नीड्स को ध्यान से देखोगे ना, ये चीज देखो, ये जो आपकी नीड्स हैं, ये सारी एक ट्रायंगल के अंदर, एक पिरामिड के अंदर है। ये पिरामिड में क्यों है सर? पिरामिड में इसलिए क्योंकि बेसिक नीड्स, समझ लो, ये देखो यहां पर लोग ज्यादा हैं, समझ लो यहां पर जो लोग हैं, चेंज द कलर, रेड ब्लैक करिए मैंने, यहां पर लोग हैं जो बेसिक के अंदर, ये ज्यादा लोग होंगे, समझ लो यहां पर 1000 लोग हैं। 1000 से कुछ लोग अपने सेफ्टी के ऊपर जाएंगे, समझ लो 900 पीपल पहुंचे। उसके ऊपर कुछ लोग नीड अपनी सेटिस्फाई करके यहां वाली ऊपर चले गए, यहां पर समझ लो 700 पीपल पहुंचे, एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, लव। उसके बाद एस्टीम, यहां पर समझ लो और कम लोग हो गए, और छोटा हो गया डब्बा, यहां समझ लो 300 लोग ही पहुंचे। रिकग्निशन के ऊपर पहुंच गए, स्टेटस के ऊपर पहुंच गए, पोजीशंस के ऊपर पहुंच गए, पावर के ऊपर पहुंच गए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन छोटा सा पिरामिड होता है, यहां पर ना 10-20 लोग पहुंचेंगे 1000 में से, जो चाहते हैं कि अब मैं वो अपने बचपन के सपने पूरे करूं जो मैं करना चाहता था। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, हंगर बेसिक नीड है, इनकम की स्टेबिलिटी सेफ्टी नीड है, फ्रेंडशिप, स्टेटस और सेल्फ फुलफिलमेंट, ये नॉर्मल ह्यूमन की बात आ गई। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिक नीड है सैलरी, सेफ्टी है उसका पेंशन, एफिलिएशन, कॉर्डियल रिलेशन, कलीग के साथ दोस्ती यारी, जो मतलब कि कलीग है मेरा आपस में, उनके साथ दोस्त। एस्टीम मतलब जॉब का टाइटल, उसकी प्रमोशन, उसका पोजीशन क्या है, उसकी पावर कितनी है उसके पास। और लास्टली अचीवमेंट ऑफ गोल्स है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑलराइट, ये आपका बेसिक मैस्लो की कहानी है। इसकी कुछ अजम्पशंस है, 4 अजम्पशंस है, वो पढ़ लो। पहली अजम्पशन ये बोलती है कि बिहेवियर जो है आपका नीड्स पे बेसिस करता है, जो आपका नीड सेटिस्फाई होगी आपका बिहेवियर उस हिसाब से चलेगा। ऑलराइट, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। दूसरा, नीड्स जो है वो हायरार्की के अंदर है, 1 2 3 4 5, याद रखना ये हायरार्की के ऊपर है कि हाँ भाई बेसिक से हायर लेवल पे पहुंचा। 2 हो गई। तीसरा, इंसान की जब एक नीड फुलफिल हो जाएगी ना, फिर वो हायर लेवल नीड पे जाएगा। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड, यहां तक। और एक बंदे की अगर कोई नीड सेटिस्फाइड है ना, तो वो उसको मोटिवेट नहीं करती। आपके पास घर अच्छा है ना, तो आपको घर के लिए नहीं होता कि यार मेरे को घर अच्छा चाहिए, आप आगे सोचते हो। तो सेटिस्फाइड नीड कैन नॉट मोटिवेट अ पर्सन, उसको अनसेटिस्फाइड नीड ही मोटिवेट करेगी, ये याद रख लो। सो ये कुछ अजम्पशंस हैं। ऑलराइट, अब मोटिवेशन का लास्ट टॉपिक जो आते हैं आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स। ऑलराइट, सो पहले बार इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव क्या होता है कि वो कोई मेजर्स जो हमको मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं लोगों को। मोटिवेट क्यों होंगे? ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, उसके लिए बात करता है आपका इंसेंटिव। इंसेंटिव 2 किस्म के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी या फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। ऑलराइट, फाइनेंशियल क्या होगा? पैसा जो दिखता है मॉनेटरी टर्म्स में, हम इसको देख सकते हैं, उसको बोलते हो फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल हो गया जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आता है, उसको बोलते हो हम नॉन फाइनेंशियल। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं? देखो, दीज आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म टू सर्व मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस विच मे बी प्रोवाइडेड ऑन अ इंडिविजुअल या ग्रुप बेसिस, इसके ऊपर आप दे सकते हो। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं वो ध्यान में रखो।
ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला तो है पे या सैलरी आपकी अलाउंस, जो आपका बेसिक पे होती है, डीएनएस अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंसेज होते हैं, ये आपको मोटिवेट करते हैं। ऑलराइट, आप काम करने ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के लिए गए हो ना, अलाउंसेस के लिए गए हो और किसी लिए गए हो, मेन वही है। दूसरा आ गया आपका प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स, मतलब कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपको और पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता था ना, जैसे कि पहले की एक यूनिट बनाया 20 रुपीज़ का, उस हिसाब से आप करते रहे 20, 40, 60, 80, 100, 120, एक दिन में प्रोडक्शन के हिसाब से आपकी वेजेस लिंक की हुई है, वो हो गया। तीसरा आ गया आपका बोनस, जो आपको इंसेंटिव ऑफर होता है, दिवाली का बोनस मिल गया, फेस्टिवल का बोनस, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है ना, ऊपर मिलता है वेजेस के ऊपर, बोनस आपका वेजेस और सैलरी के ऊपर होता है थोड़ा सा पैसा। वो प्रॉफिट शेयरिंग, कि हाँ भाई इंप्लॉयज को थोड़ा प्रॉफिट्स में शेयर कर देती है अनाउंस कभी कभी कंपनीज, यहाँ भैया आपने इतना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, हम आपको अपनी प्रॉफिट्स में से 5% आप लोगों को डिवाइड करेंगे। ये भी मोटिवेशन है। एम्प्लॉय बोलता है यार हर साल अगर हम इतना अच्छा काम करेंगे, हर साल हमको इतना पैसा मिलेगा, खुश। उसके बाद रिटायरमेंट के बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी फंड, पेंशन प्लान्स, LIC, जीवन बीमा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो हाँ भाई इंसान जाता है रिटायरमेंट के लिए, जब सोचता है वहाँ पर भी उसको फायदा होता है कि कंपनीज उसके लिए रिटायरमेंट के लिए कुछ इंश्योरेंसेस करवा देती है, वहाँ पर भी फायदा आ गया। उसके बाद को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, ये इन्फोसिस यूज़ कर रहा है अभी। इन्फोसिस क्या कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक के थोड़े थोड़े ना शेयर देता है, थोड़े थोड़े मार्केट प्राइस से सस्ते में। सर मतलब उसका मार्केट प्राइस 2,000 रुपये है, उसको उन्होंने एम्प्लॉयज़ को 1,000 रुपये में दे दिया, ताकि वो लोग भी एक किस्म के ना अपने आप को ओनर की फीलिंग आए उनके अंदर भी, कि यार मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ओनर को ज़्यादा टेंशन होती है, तो ओनर की तरह उनको भी सोचने का मौका मिले, तो को पार्टनरशिप। और लास्टली बात करते हैं प्री रिक्विजिट की। आपका समझ लो, आप इसके अंदर एग्जांपल ले लो, फ्रिंज बेनिफिट, छोटे मोटे मेडिकल इंश्योरेंस, कार का अलाउंस दे दिया, आपने गाड़ी लेनी है तो 20,000, AC लगाना है घर पे, हम आपको AC लगवा देंगे। ये सारे अलाउंसेस भी आपके मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल है। जैसे कि देखो बोनस, पैसा, पैसा ही पैसा, वो सारी बात करते हैं फाइनेंशियल के ऊपर। दूसरी तरफ बात आती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कौन से हैं सर? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो आपके लिए साइकोलॉजिकली इमोशनली अटैच हो, जिनके साथ साइकोलॉजिकली सोशली इमोशनल नीड्स जो होती है इंसान की, वो बात करते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको थोड़े मॉनेटरी मिलते हैं, लेकिन इंसान को खुशी कब मिलती है? देखो प्रमोशन जो है, प्रमोशन इंसान को मेंटली क्या करती है, वो बोलता है मेरा जॉब का स्टेटस इंक्रीज हुआ, मेरी एस्टीम इंक्रीज हुई, मेरी प्रेस्टीज इंक्रीज हुई, मेरी सैलरी तो इंक्रीज थोड़ी होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भी तो इंक्रीज हुई। तो इंसान को सैलरी का इतना फर्क नहीं पड़ता, इंसान बोलता है मेरी अथॉरिटी इंक्रीज हुई है, मेरे प्रेस्टीज इंक्रीज हुई है। उस जगह पे ये इफेक्ट करता है इमोशनली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली इंसान को, कि हाँ भैया पेमेंट है, थोड़ी पैसे तो आप दे ही रहे हो ना, मॉनेटरी फायदा तो हो रहा है, लेकिन नॉन मॉनेटरी की तरफ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। इसके अंदर स्टेटस रैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कि मैं पहले मैं समझ लो एक मैनेजर था, अब मैं एक हायर लेवल में मैनेजर बन गया हूँ, अब मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, अब मैं MD बन गया हूँ, अब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया हूँ, यहाँ पर स्टेटस। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, कि हाँ भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होगा, रिवॉर्ड कैसे मिल रहे हैं, कलीग्स कैसे हैं, आसपास का वर्किंग कंडीशन कैसे है, तब भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय रिस्क अगर वो ले रहा है, कि रिस्क के ऊपर उसको है, मशीनरी के ऊपर उसको है, तो वहाँ पर भी उसको फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद बात आ गई करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी की। ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या चाहते हैं, अपने करियर में और बेटर परफॉर्म हो रहे हैं, आप भी चाहते हो और बेटर करियर हो आपका, तो उस जगह पे भी मैनेजर जैसे सोचते हैं करियर के बारे में, मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के करियर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी कल को अपने आप को ग्रोथ देखना चाहते हैं, वो भी कल को एक बेटर पोजीशन पे होना चाहते हैं, उनकी प्रमोशन चाहिए, उनको भी स्टेटस चाहिए, तो वहाँ पर भी उसको मोटिवेशन मिलती है। देखो इनडायरेक्टली ये चीज़ मोटिवेट ही कर रही है इंसान को, ठीक है। उसके बाद जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है, देखो एक इंसान जॉब कर रहा है, उस जॉब को और बेटर बनाना, उसमें समझ लो नए टास्क आपने असाइन कर दिए, नई वेज बता दी काम करने की, उसके अंदर थोड़ी सी अथॉरिटी बढ़ा दी, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, थोड़ा मतलब ये जो सारी बातें हैं ना, उसकी थोड़ा नॉलेज, थोड़ा स्किल, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, उसके पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखती है, उस पर बिठा के रखती है। उधर ऑर्गेनाइजेशन को टर्नओवर नहीं चाहिए, उसको एब्सेंट नहीं होना, उसको वो रोज आना चाहता है काम।
यहां पर बात करते हैं हम लोग जॉब एनरिचमेंट के ऊपर। फिर हम बात करेंगे एम्प्लॉय की इंपावरमेंट। देखो इंपावरमेंट का मतलब यही है कि एम्प्लॉय को थोड़ी और ताकत देना, थोड़ी और उसको अथॉरिटी देना, थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। अगर एम्प्लॉय को थोड़ी सी अथॉरिटी और मिलती है, इसका मतलब वो सोचता है कि मुझको मेरा सुपीरियर जो है वो मेरा भरोसा करता है, ही थिंक्स दैट ये मेरे पे भरोसा करता है, सो मैं थोड़ा अपने तरफ से और एफर्ट डालूंगा, तो वो मोटिवेट रहेगा कि मेरे पे भरोसा है भैया, ट्रस्ट है मेरे पे, मेरे सुपीरियर का। उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि उनको बुलाओ डिसीजन मेकिंग के अंदर ताकि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दो, तब भी एम्प्लॉय खुश रहता है। पार्टिसिपेटिव बोलते हैं इसको, लीडरशिप में पढ़ेंगे, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एमजीटी, ये होता है। और लास्ट में जॉब सिक्योरिटी की बात करता है कि हाँ भैया अगर एम्प्लॉय सिक्योर है जॉब होने के लिए, कि भैया उसको पता है कि मैं सिक्योर हूँ, ऐसे नहीं करेंगे मेरे साथ, बीच में नहीं छोड़ देंगे मेरा साथ, तो वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। लेकिन इसका नुकसान है, जॉब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा नुकसान है, एम्प्लॉय समझ जाता है कि मेरे को तो निकाल नहीं सकते, तो एम्प्लॉय का ना अंदर का मोटिवेशन मर जाता है। एम्प्लॉय बोलता है निकाल तो सकते नहीं है मेरे को। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफ़ी होते हैं, उनको पता है सरकार उनको बाहर नहीं निकाल सकती, उनको पता है एम्प्लॉय उसको, वो छुट्टी सरकार उसको बाहर नहीं निकालेगी, उसको सैलरी मिलेगी, तो उसके अंदर के काम करने की मोटिवेशन मर जाती है, इनर जील उसका खत्म हो जाता है। मोटिवेशन को हम इनर जील भी बोलते हैं, वर्ड याद रखना, ZEAL। मोटिवेशन अगर आप पूछे कोई इनर जील होती है इंसान की काम करने की, वो मर जाती है। एंड दिस वॉज मोटिवेशन। उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, सॉरी एक पॉइंट रह गया, जल्दी हो गया खत्म है, मेरे को लगा। मैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन की बात करेंगे। देखो रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट। अभी पूरी क्लास के आगे आपको खड़ा किया मैंने बोला ही इज द स्टूडेंट जिसने अभी क्रिकेट के अंदर जो हमारे स्कूल के लिए ट्रॉफी लेके आया है, ही इज द प्लेयर जिसने फुटबॉल के अंदर 8 गोल्स किए हैं, ही इज द पर्सन जिसने अभी हाईएस्ट मार्क्स लिए। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, मतलब एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन। लोग तालियां मार रहे हैं कि आप जैसे एम्प्लॉयज को काम किया तो उनको तालियां बजती हैं भैया, वो कैसे हो सकता है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उनका नोटिस बोर्ड पे नाम लगाना कि ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, उनको अवार्ड देना, उनको सर्टिफिकेट्स देना, ये सब वही है। एम्प्लॉय की रिकॉग्निशन हो रही है, एक्नॉलेजमेंट हो रही है, अप्रिसिएशन हो रही है। ऑलराइट, एंड दिस वाज योर मोटिवेशन। 2 और एलिमेंट है, लीडरशिप एंड आपका जो कम्युनिकेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन मेरे कॉमर्स के जीते अपना ध्यान रखें, जीतो पेपर आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, तो अपने आप को तैयारी फुल रखो। चैप्टर नंबर 7 खत्म कर रहा हूं मैं, इसके बाद एक चैप्टर हो जाएगा बचा का, चैप्टर 8। प्री बोर्ड 1 में मेरे हिसाब से पार्ट 1 पूरा नहीं आएगा, प्री बोर्ड 2 में आता है, सो उस हिसाब से तैयारी पूरी रखो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।